आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ। इन दो हेडिंग पे आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे हम लोग आज इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो पहला देखेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। कोई पूछे क्यों बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्या कारण है? तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाते हैं, i.e. on increasing concentration rate of reaction increases as number of effective collision increases। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाते हैं, इसलिए रेट बढ़ जाता है। सेकेंड फैक्टर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कारण एज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर इसको समझें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से रेट क्यों बढ़ जाएगा। कल आपको एक डायग्राम समझाया गया था, यहाँ पर ये एनर्जी बैरियर था, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इस बैरियर को ये एनर्जी बैरियर कहेंगे। अब ये जब एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी कम कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। ध्यान दो, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर बढ़ा के हम लोग यहाँ तक है, बढ़ा के और कर दें तो अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चाहिए। इसको बढ़ाकर और कर दें, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक पहुँचा दें तो एक्टिवेशन एनर्जी बस थोड़ा सा लगेगी। यहाँ से बढ़ाकर इसको और ऊपर कर दें तो अब बैरियर के पास पहुँचने में बहुत थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ाते जाएंगे, ये देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पहुँच गई तो अब एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी थोड़ी सी ज़रूरत है, इतनी एक्टिवेट कर दो, ये पास हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो जैसे 3 बच्चों को मान लो एक पेन परचेज करना है, पेन का दाम 10 रुपये है, पेन का दाम 10 रुपये है। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इसको आपने 5 रुपये दिया है, इसको आपने 7 रुपये दिया है और इसको आपने 8 रुपये दिया है। तो जो रुपए इनके पास हैं, अच्छा ये बैरियर है 10 रुपये का, ये 10 रुपये बैरियर है, मतलब ये 10 रुपये अगर होगा तब ये पेन परचेज कर पाएंगे। इस बैरियर के पास पहुंचना है। अब आप खुद समझ सकते हो कि कौन आसानी से इस बैरियर के पास पहुंच जाएगा, 5 वाला पहुंचेगा, 7 वाला पहुंचेगा या 8 वाला पहुंचेगा। अच्छा, ये जो इनका अपना पैसा है इसको आप काइनेटिक वैल्यू कह सकते हो। इनका अपना पैसा जो है इसको आप काइनेटिक वैल्यू कह सकते हो। तो अब अगर ये काइनेटिक वैल्यू बढ़ा दिया जाए, जैसे 5 से 7 कर दिया गया, 7 से 8 कर दिया गया, तो निश्चित रूप से अच्छा अब ये 5 को 5 रुपये मिले तब ये 10 रुपये होगा,
इसको 3 मिले तब ये 10 होगा, इसको 2 मिले तब ये 10 होगा। तो इसको 2 मिले तो ये 10 होगा। इसका मतलब काइनेटिक वैल्यू जिसकी कम है वो आसानी से 10 तक पहुंच जाएगा और आसानी से पेन परचेज कर लेगा। तो वही सेम चीज़ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एनर्जी बैरियर तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और एनर्जी मतलब बैरियर तक आसानी से पहुंच जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। आगे बात करें इन जनरल नोट करके, इन जनरल पर 10 डिग्री सेल्सियस increase in temperature, rate of reaction increases by 2 to 3 times। टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर जो रिएक्शन का रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आपसे कोई कहे 2 गुना या 3 गुना एक बताओ, तब आप 2 गुना बताओगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, rate of reaction increases by 2 times, 3 times, 2 to 3 times, 4 times, 2 times, 3, 4, 5 times। आपका क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 to 3 टाइम्स और यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स। वास्तव में जो वैल्यू होती है वो अबाउट 2.2 टाइम्स इंक्रीज करती है। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2.2 टाइम्स होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये जो 2.2 टाइम है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर 2.2 टाइम इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 टाइम के पास होगा। आगे देखा जाए कैटलिस्ट, अगला फैक्टर हो जाएगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है अगर आपसे, तो आप कहेंगे आर दोज सब्सटेंस which alter rate of reaction। आर दोज सब्सटेंस which alter rate of reaction। अल्टर में इंक्रीज और डिक्रीज परिवर्तन है। तो आपसे कहा जाए में, आप कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपसे कहा जाए कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, उसमें इंक्रीज भी आएगा डिक्रीज आएगा। आपसे कहा जाए क्यों कैसे, तो आप कहेंगे बाई चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। चूंकि कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, इट चेंजेस बाय चेंजिंग रूट ऑफ रिएक्शन या पाथ ऑफ रिएक्शन। इट चेंजेस बाय चेंजिंग
पाथ ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये ध्यान दो, ये एनर्जी बैरियर है, यहाँ पर ये एक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। ये अब यहाँ पर एक ये वैल्यू जो है, यहाँ से देखें आप लोग, ये वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसको कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब एक दूसरा कैटलिस्ट लेते हैं जो इस एनर्जी बैरियर को नीचे ला देता है, मतलब अब रिएक्शन इस बात से होकर जाता है। तो अब ये एनर्जी बैरियर नीचे आ गया, मतलब अब यहाँ पर ये ऐसे दिखाएंगे हम। तो कहने का मतलब पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये रिएक्टेंट अभी भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसका मतलब जब ये बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे और रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और ये इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, और इसको आप एनर्जी बैरियर करें, इस लाइन को आप एनर्जी बैरियर कह रहे हो। मतलब ये जो कैटलिस्ट आपने लिया था, ये बैरियर को नीचे ला दिया है। अब एक दूसरा कैटलिस्ट ले रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक दूसरा कैटलिस्ट ले रहे हैं जो इस बैरियर को ऊपर कर दे रहा है, ये देखें ऐसे। अब ये इसका मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पहले बैरियर को क्रॉस कर जा रहे थे, ये मॉलिक्यूल अब बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो पहले यहाँ से ये देखें, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये आप एक्टिवेशन एनर्जी ले रहे थे, लेकिन अब ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है ये, और ये बोल्ड लाइन इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है ये चीज। तो ये अगर हम लोग कहें तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का डायग्राम है जो रेट को घटा दे रहा है, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का डायग्राम है जो रेट को बढ़ा दे रहा है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं रेट को बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट को घटाते हैं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे, जैसे आप एक उदाहरण समझ सकते हो, जैसे कोई गवर्नमेंट है, अभी आप 33% पर पास हो जाते हैं। अब एक गवर्नमेंट आती है, कहती है वैसे बच्चे पास होंगे जो 20% पा जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैट मतलब जो गवर्नमेंट आई, बैरियर को 33 से 20% पे ले आई। इसका मतलब ये अब आपके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रही है, मतलब अब ज़्यादा बच्चे पास होने लगेंगे। जो 20 से 33% के बीच में फेल हो रहे थे, अब वो पास होने लगेंगे। एक दूसरी गवर्नमेंट आती है, कहती है नहीं, अब वो बच्चे पास होंगे जो 50% पाएंगे। इसका मतलब 50% से नीचे जो बच्चे थे, 33% के बीच में पास हो जा रहे थे, वो फेल हो जाएंगे। फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट आपके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला फैक्टर हम लोग भैया चर्चा करते हैं, कैटलिस्ट हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे चौथा, सरफेस एरिया। Surface area is directly proportional to rate of reaction.
अगला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पे अगर चर्चा करें तो बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग रिएक्टेंट इज ऑफ टू टाइप। पहला कोवैलेंट, दूसरा आयनिक। जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ आयनिक रिएक्टेंट आर फास्ट। तो जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं उनके रिएक्शन फास्ट होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ध्यान दो, Na+ है, यहाँ पर Cl- है, ये आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर Mg++, ये Na+ Cl- को अट्रैक्ट कराता है। अब Mg++ ज़्यादा पावरफुल आयन है, इसके पास आए तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात हो जाए तो यहाँ पर Mg और एक Cl आ जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ज़्यादा पावरफुल आयन है, ये Cl- को अट्रैक्ट कर ले जाएगा और Mg++ के साथ चला जाएगा। यहाँ पर कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि आप मतलब ये विशेष कंडीशन होगी तभी Mg++ अट्रैक्ट कर पाएगा, ऐसी कोई टर्म कंडीशन नहीं। जिस पावर से ये अट्रैक्ट करता है उससे ज़्यादा पावरफुल आ गया, उसके साथ ही चल देगा। व्हाइल रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट रिएक्शन, while reaction of covalent reaction are slow, कोवैलेंट रिएक्शन के जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं, बिकॉज इन दिस केस old bond breaks up and new bond is formed. New bond is formed, which is time taking process. तो पुराने बांड टूट जाते हैं और नए बांड बनते हैं, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर आपने लिखा है CH4, यहाँ पर Cl2, यहाँ पर CH3Cl, यहाँ पर HCl, यहाँ पर सनलाइट ले रहे हैं, इसको सनलाइट पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, CH4 कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ये Cl बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड टूटेगा, ये H, ये Cl इस C से जुड़ जाएगा। अब मान लो कि ये Cl बॉन्ड टूट गया लेकिन CH बॉन्ड नहीं टूट पाया, तो नहीं टूट पाया तो रिएक्शन नहीं होगा। CH बॉन्ड टूट गया, Cl बॉन्ड नहीं टूट पाया, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। CH बॉन्ड टूट गया, Cl बॉन्ड टूट गया, दोनों आपस में कोलाइड नहीं कर पाए, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। CH बॉन्ड भी टूट गया, Cl बॉन्ड टूट गया, दोनों आपस में कोलाइड कर गए, कोलिजन इफेक्टिव नहीं था, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, और जब तक ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तब तक रिएक्शन नहीं होता है। अगला जो अगला कंडीशन है वो है रेडिएशन। रेडिएशन
रेडिएशन कोवैलेंट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर रेडिएशन इंक्रीजेज रेट ऑफ कोवैलेंट रिएक्शन। रेडिएशन इंक्रीजेज रेट ऑफ कोवैलेंट रिएक्शन। कैसे भैया, कैसे इंक्रीज कर देगा, क्यों? यहाँ पर एज इट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल and rate of free radical is high. Rate of free radical is high. यहाँ पर ध्यान दें, CH4 Cl2, यहाँ पर ये H न्यू, इसी को आप सनलाइट बोलोगे या रेडिएशन बोलोगे, तो ये रेट को इंक्रीज कर देगा चूंकि ये फ्री रेडिकल कर देगा। अगला है फैक्टर प्रेशर। प्रेशर प्रेशर increases rate of gaseous reaction। जो गैसियस रिएक्शन है उनका रेट प्रेशर बढ़ा देगा। एज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज कर सकते हो, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। लेकिन ध्यान रखिएगा गैसियस रिएक्शन के। एक क्वेश्चन यहाँ पर किया जाए, which one of the following does not affect रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन रेट को अफेक्ट नहीं करेगा? यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट। अब अगर आप ध्यान दो, पढ़ाया तो सब गया है, टेम्परेचर पढ़ाया गया है, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट सब पढ़ाया गया है कि ये सभी रेट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक को इग्नोर करना है तो हम लोग के प्रेशर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि प्रेशर ऐसा है कि ये केवल गैसियस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, बाकी और किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पर प्रेशर को इग्नोर कर देंगे। एक और क्वेश्चन जो पहले ही कराना था, दिमाग से स्लिप कर रहा था, याद आ गया, उसको देखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन from 10 Kelvin to 100 Kelvin, rate of reaction increases by, तो अब कितना टाइम्स, 18 टाइम्स, 20 टाइम्स, 36 टाइम्स, 512 टाइम्स। आपका आंसर हो जाएगा 52
1 2 टाइम्स। यहाँ पर ध्यान दो, ज़्यादा बच्चे 18 टाइम्स बोलेंगे या 20 टाइम्स बोलेंगे। क्यों? आप 100 से 10 घटाएंगे 90 आएगा। अब 90 को 10 से भाग देंगे 9, इसका मतलब 10 डिग्री केल्विन या 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस। 9 बार बढ़ा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। जो नहीं घटाएंगे वो सीधे ये सोचेंगे कि 100 केल्विन हो गया 10 से, तो उनको लगेगा कि 10 बार बढ़ा है तो 10 दूनी 20 कर देंगे, तब भी गलत हो जाएगा। ये वास्तव में 10 दूनी 20 या 9 दूनी 18 जो कर रहे हो, ये समस्या ये है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो। मतलब 9 को 2 को 9 बार जोड़े, यहाँ पर 2 को 10 बार जोड़े, जबकि यहाँ पर टाइम्स की बात है तो 9 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर रेट देखें कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा अगर ये देखना है तो आप लिखोगे r, यहाँ पर 2 पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 पावर 100 माइनस 10 10। तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 9, दैट इज 512 टाइम्स। एक चीज़ और यहाँ पर बात कर दें कि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो आपने इंक्रीज किया है 10 केल्विन से 100 केल्विन इंक्रीज किया है, जबकि जब आपको पढ़ा रहे थे तो 10 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस की बात की गई थी। तो आपको बता दिया जाए कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है सेल्सियस और केल्विन स्केल पर समान होता है। मतलब चाहे आप 1 केल्विन इंक्रीज करें या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें, बात सेम होगी। तो ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए करें यहाँ पर तो केल्विन है वो पढ़ाया सेल्सियस गया था तो कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, जो केल्विन में है वही सेल्सियस में है, दोनों यहाँ पर सेम होंगे। तो हम लोग आज 2 हेडिंग पढ़ने का प्लान किए थे, एक तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा रेट लॉ। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया है, आप इसको स्टडी करें। अब इसके बाद हम लोग रेट लॉ पे चर्चा करें भैया। तो यहाँ पर देखें रेट लॉ। रेट लॉ यहाँ पर रेट लॉ क्या है? तो मैथमेटिकल रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन between actual rate of reaction and concentration term is known as rate law। तो ध्यान कि ये एक्चुअल रेट है और कंसंट्रेशन टर्म के बीच में जो रिलेशन जो रिप्रेजेंटेशन रिलेशन दिखाता है उस रिलेशन को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन एज फॉलो। हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज एच। तो रेट इक्वल टू यहाँ पर सॉरी यहाँ पर के 1 पावर एक्स बी पावर वाई लिखेंगे। फिर
x इज इक्वल टू a और x इज नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर है या a के बराबर नहीं है। सिमिलरली y इज इक्वल टू b और y इज नॉट इक्वल टू b, y b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा आप, अच्छा यहाँ पर एक और चीज बता दें, k इज रेट कांस्टेंट, बाद में चर्चा रेट कांस्टेंट पे किया जाएगा। k इज रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट पे चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोग 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे, तो वहाँ पर जब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे तो यहाँ पर समझें, यहाँ पर अगर इसी रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते, यहाँ पर ध्यान दें, हो जाएगा प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ पर रेट लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखते, ये चीज़ देखें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते रेट टू के, यहाँ पर 1 पावर a, यहाँ पर b पावर b लिखते। मतलब मास एक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो कोफिशिएंट था ये सीधे पावर में आ जा रहा था, कोफिशिएंट a पावर में आ गया, कोफिशिएंट b पावर, वही सेम चीज़ कोफिशिएंट a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी b है, लेकिन यहाँ पर हम सीधे पावर में नहीं कर रहे हैं। क्यों? दोनों में इस रेट में यहाँ पर जो आपने लिखा है और यहाँ पर लिखा है, क्या अंतर है? वास्तव में मास एक्शन जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये थ्योरेटिकल रेट को बताता है, ये थ्योरेटिकल रेट को बता रहा है। यहाँ पर जो हम लोग रेट लिखे हैं ये रेट थ्योरेटिकल है, और यहाँ पर जो रेट लिखे हैं ये एक्चुअल रेट है। तो अगर आपसे कहा जाए दोनों रेट में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे रेट लॉ एक्चुअल रेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल रेट को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहिएगा। तो रेट लॉ जब हम लोग लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो कोफिशिएंट है हमेशा क्या हो जाए, पावर में आ जाए। पावर में आ सकता है, लेकिन अगर रिएक्शन क्या है, एलिमेंटल रिएक्शन है, मतलब एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, तो आ जाएगा। उसको भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं भैया, रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज एज if concentration of A is double and B reduced to half. Find new rate of reaction. यहाँ पर ध्यान, let initial rate to R1 A equal to A, B equal to B mole per. Now R1 equal to K, यहाँ पर 1 पावर 2 B। On changing concentration, यहाँ पर R2 हो जाएगा R2
ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल टू हो जाएगा बी बाई 2। नाउ R2 इक्वल टू हो जाएगा के 2a स्क्वायर यहाँ पर R1 अपॉन R2 के यहाँ पर a स्क्वायर b, यहाँ पर k, यहाँ पर 2a स्क्वायर b बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कैंसिल 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 हो जाएगा। यहाँ पर R1 अपॉन R2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा भैया R1 अपॉन R2, यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 4, R1 अपॉन R2 यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1। तो आज हम दो टॉपिक पे चर्चा किए, एक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा टॉपिक था रेट लॉ। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे।